नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और इस क्लास में हम बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस को समझने का प्रयास करेंगे। और ये एक ऐसा क्लास है दोस्तों जहां से रीट हो या सीटेट हो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि ये पूरा क्लास नोट्स पर आधारित है, जो कि आपको आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। और यहाँ से कुछ ऐसे पॉइंट निकल के आने वाले हैं जो कि आपको डायरेक्ट ही एग्जामों में देखने को मिलेंगे। और यदि आपने टेस्ट लगाया हो या फिर रेट या सीटेट का यदि आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो यहाँ से बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ से ऐसे देखने को मिलेंगे। इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम यहाँ पे समझते हैं दोस्तों बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्या होता है। यदि मैं बुद्धि को आम भाषा में या फिर हम अगर इसे साधारण रूप में समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो बुद्धि मीन्स होता है हमारा मस्तिष्क, यानी कि हम जिस माध्यम से सोचते हैं, यानी कि हम जिस तरह से सोचते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने कोई समस्या आ गया तो उस समस्या का समाधान करने के लिए आप जो है आपके मन में जो थिंकिंग चल रही है या फिर आप जो सोच पा रहे हो वो किस माध्यम से हो रहा है या किस माध्यम से सोच पा रहे हो, तो वो सोच रहे हो बुद्धि के माध्यम से। या फिर आपने देखा होगा कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम हमारे सामने जो भी जो ज्ञान आता है या हम जो सीखते जाते हैं और सीखने के बाद में हम बहुत सारी समस्याएं हो या फिर हमारे व्यवहार में हम जो परिवर्तन लाते हैं, तो वो किस माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, बुद्धि के ही माध्यम से ग्रहण करते हैं कि क्या ये सही है और क्या गलत है। अर्थात हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि बुद्धि क्या है, एक समस्या यानी कि समस्याओं का समाधान करने में हमारी मदद करता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बुद्धि से ही व्यक्ति जो है तर्क करता है कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर हम इसे कैसे बना सकते हैं। सो तर्क किस माध्यम से होता है, सो व्यक्ति तर्क कर पाता है बुद्धि के माध्यम से, ठीक है। और इसी के बाद में जैसे थिंकिंग हो गया, सोचने की जो क्षमता है वो कहाँ से हो पा रहा है, वो बुद्धि के ही माध्यम से हम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इमेजिनेशन की जो प्रक्रिया है या इमेजिनेशन कहाँ से करते हैं, बुद्धि के ही माध्यम से करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से हम ये समझ पाते हैं कि बुद्धि क्या होता है और बुद्धि से हम क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों इंटेलिजेंस की, तो इंटेलिजेंस के लिए या बुद्धि का एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है कि बुद्धि कैसा है, एक मल्टीपल डायरेक्शनल होता है, यानी कि ये बहुदिशा होता है। बहुदिशा में से क्या हो गया दोस्तों कि जैसे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों कि आप कोई व्यक्ति है यहाँ पे, है ना। अब ये जो व्यक्ति है उसके सामने जितने भी जो चीजें आती है या वो जिस भी माहौल में जाता है वो उसे ऑब्जर्व यानी कि उसे ग्रहण करते जाता है। यदि मैं यहाँ पे इसकी बात करूं डांसिंग क्लास में यदि ये गया तो वहां पे भी ये सीखना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में इससे लगाया कि ये डांस थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो ये फिर सिंगिंग करना स्टार्ट करता है, तो ये भी इसने सीख लिया। इसके बाद में इसका मन फिर चेंज हुआ और ये अब यहाँ पे पॉलिटिक्स में आ गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जो दिमाग है या मस्तिष्क जो है, बुद्धि जो है मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि एक साथ बहुत सारे अलग अलग जो है कार्य कर सकता है, बहुत सारे अलग अलग जो ज्ञान है वो अर्जित कर सकता है। सो यहाँ पे ये याद रखना है, कभी आपसे पूछ सकता है कि बुद्धि कैसा होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, क्या आपको याद रखना है। और नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बुद्धि जो है योग्यताओं का एक कॉम्प्लेक्स या एक सेट होता है, यानी कि हम जैसे जैसे बड़े होते हैं ना दोस्तों वैसे वैसे हम ज्ञान अर्जित करते जाते हैं, है ना। और बड़े होते होते हम छोटे ज्ञान से यानी कि जैसे जितने जितने जो ज्ञान है उस ज्ञान की जो क्षमता यानी कि ग्रहण करने की जो क्षमता कहीं ना कहीं वो बड़ी होती जाती है और उस आधार पर हम ग्रहण करते हैं। और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा आपने जो बचपन से अभी तक जो ज्ञान अर्जित किया है उसे ही हम कह सकते हैं एक सेट, यानी कि जो बच्चा छोटा होता है तो उसे कम ज्ञान होता है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है और होते होते बहुत सारे जो है वो ज्ञान अर्जित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि कोई छोटा बच्चा है उसे आपने एक स्कूल में डाला है ना, KG1 में, KG1 के बाद में पढ़ते पढ़ते 12th तक गया, तो कहीं ना कहीं जो KG1 में था बच्चा तब उसके पास में जो ज्ञान था उससे कहीं गुना अब जो है 12th में है तो उसके पास में अभी ज्यादा है। सो यानी कि KG1 से 12th तक उसने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सेट, है ना। सो ज्ञान क्या होता है, आपने आपके द्वारा अर्जित किया गया एक कॉम्प्लेक्स या एक सेट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है हम सोच सकते हैं या सही या गलत का जो है फैसला हम कर सकते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो वो किस माध्यम से होता है, बुद्धि के ही माध्यम से होता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए। पहला पॉइंट जो कि आपको याद रखना है कि बुद्धि कैसे होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, यानी कि बहुदिशीय होता है। नेक्स्ट अगला जो है कठिन योग्यताओं का एक कॉम्प्लेक्स है, जो कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण देके बताया आपको, उससे समझ में आ गया कि क्या ये क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है दोस्तों कि जो बुद्धि जो होता है ना स्थायी और परिवर्तनशील होता है, यानी कि ये नहीं कह सकते कि बच्चे के बस में अभी बुद्धि है तो कल या परसों या फिर 1-2 साल के बाद में बुद्धि नहीं होगा, कि ये जो बुद्धि जो होता है वो स्थायी होता है, यानी कि व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसके पास में सोचने की जो क्षमता है या फिर ज्ञान अर्जित करने की जो क्षमता है वो रहती ही है, ठीक है। सो
बुद्धि कैसा है, स्थायी है। दूसरा परिवर्तनशील होता है, यानी कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं या हम जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां की चीजों को सीखते हैं, तो उसी आधार पर हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो वो कैसा है, बुद्धि परिवर्तनशील है, यानी कि हम इसका परिवर्तन कर सकते हैं और समय समय पर परिवर्तन होता ही है। जैसे आपने देखा होगा, हम पुनः फिर से यहाँ पे एक छोटे बच्चे का उदाहरण देखते हैं। तो छोटा बच्चा जो होता है उसमें जो है सोचने समझने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं कम होती है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो छोटा से जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है, तो वहां पे भी जो है उसके सोचने और समझने की जो क्षमता में यहाँ पे अंतर आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बुद्धि कैसा परिवर्तनशील है, क्योंकि ये स्थायी नहीं होता है, परिवर्तनशील होता है और समय समय पर बदलते रहता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आ रहा है कि बुद्धि कैसा होता है, अनुकूलन स्थापित करने वाला, अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करता है। अनुकूलन मीन्स जैसे आप जिस क्षेत्र में या जिस माहौल में जाते हो वहां का वातावरण कुछ अलग दिखता है, तो वहां के वातावरण को भी एक्सेप्ट करने में आपको क्या बुद्धि हेल्प करता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे हमने कौन कौन सा पॉइंट देखा और आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है वो बता दो दोस्तों। तो पहला तो आपको याद रखना है कि बुद्धि जो होता है मल्टी डायरेक्शनल, यानी कि बहुत दिशात्मक होता है। इसके बाद में यह जो है कठिन योग्यताओं का एक कॉम्प्लेक्स एक सेट होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला, बुद्धि कैसा होता है, स्थायी होता है, यानी कि स्थायी होता है और साथ ही साथ परिवर्तनशील होता है। ठीक है, यानी कि समय समय पर बदलते रहता है और चेंज होते रहता है। ठीक है, इसके बाद में बुद्धि कैसा होता है, अनुकूलन स्थापित करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, so ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि के प्रकार हम देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए हैं और यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो पहला जो बुद्धि का जो प्रकार यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, वो दिया गया है मूर्त बुद्धि। अब कभी कभी क्या होगा कि जैसे यदि आपने सीडीपी में या बाल विकास में ये नहीं पढ़ा है कि मूर्त बुद्धि क्या होता है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज्यादा उलझन में रह जाओगे, है ना। सो मूर्त बुद्धि क्या होता है साथियों, मूर्त बुद्धि आपको याद रखना है, मूर्त मूर्त मीन्स होना, दिखना, है ना, यानी कि जिसका भी प्रयोग है हमारे सामने जो भी चीज हो जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मूर्त का मतलब होता है दोस्तों कि प्रत्यक्ष जिन चीजों को हम देखकर महसूस कर सकते हैं या कार्य कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मूर्त शब्द यदि आपके पास में आ जाए तो आपको याद रखना है, मूर्त मीन्स जो स्थायी स्पष्ट रूप से आप देख सके, उसे अगर छू नहीं सकते तो उसको स्पष्ट रूप से देख तो सकते ही है ना, तो उन चीजों को आप क्या कहोगे, मूर्त कहोगे। ठीक है, तो मूर्त बुद्धि क्या होता है, मूर्त बुद्धि के मध्य से अभिप्राय क्या होता है कि हमारे सामने जो चीजें सामने होती है, यानी कि जिन्हें आप देखकर कार्य करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, मूर्त बुद्धि कहते हैं। और ये मूर्त बुद्धि किन लोगों में पाई जाती है दोस्तों, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल, क्योंकि यदि हम सीटेट की बात करें या रेट की बात करें, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों, लगभग सभी क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज्यादा पूछे जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसमें किस प्रकार की बुद्धि है। सो आपको याद रखना है, क्योंकि मैकेनिकल यदि कार्य करेगा तो वो देख के ही तो कार्य करेगा, है ना, तो वो किस प्रकार, उसमें किस प्रकार की बुद्धि है, तो वो है मूर्त बुद्धि। ठीक है, इसी प्रकार जैसे कारीगर हो गया या फिर मूर्तिकार हो गया, तो ये किस प्रकार की, इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, कारीगर हो गया, इनमें कुछ प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, मूर्त बुद्धि पाई जाती है, यानी कि ये लोग देख के, स्पष्ट रूप से देख के ही कोई कार्य को करते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, बस आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मूर्त बुद्धि क्या होता है। मूर्त यानी कि जिसे देखकर व्यक्ति कार्य करता है, वो कोई भी कार्य हो, यदि वो देखकर कर रहा है तो वो किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का प्रकार है दोस्तों, ये है अमूर्त बुद्धि। अब इसी के अपोजिट होगा, जबकि हमने मूर्त बुद्धि में क्या देखा था दोस्तों, कि जिसे आप देख सकते हो या फिर स्पष्ट कर सकते हो, है ना, यानी कि देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते थे, मूर्त बुद्धि कहते थे। जबकि यहाँ पे इसी का अपोजिट होगा अमूर्त, यानी कि अब यहाँ पे आप देख नहीं पाओगे, कल्पना के माध्यम से जो है अपने विचारों के जो है रख पाओगे या फिर विचारों के आधार पर कल्पना कर पाओगे, तो वो क्या होगा, मूर्त बुद्धि होगा, सॉरी अमूर्त बुद्धि होगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दिखाई नहीं देता हो और भावनाओं के माध्यम से या विचारों से संबंधित होता है, उसे हम कहते हैं अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे कवि जो होता है ना, कवि क्योंकि वो देख के ही अपना माहौल नहीं बनाता है, या फिर यदि कवि सम्मेलन हो तो वहां पे एक एक चीज को देख के जो है अपना जो प्रदर्शन नहीं दिखाता, बल्कि वो कैसे दिखाता है, अपने थिंकिंग यानी कि अपने सोच विचार के माध्यम से, और जो माहौल है उस आधार पे अपने विचारों को रखता है। तो वो किस आधार पे निकाल रहा है, अमूर्त बुद्धि के माध्यम से, कल्पनाओं के माध्यम से, तर्क शक्ति के माध्यम से निकाल रहा है। तो जो कवि जो होता है, साथ ही साथ जो डॉक्टर जो होते हैं और चित्रकार होते हैं, इनमें जो बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है अमूर्त बुद्धि, यानी कि ये गहरा मंथन करके, गहरा विचारों के माध्यम से सोचते हैं, है ना, कि इसका क्या सही होगा और क्या गलत होगा, या फिर इसका क्या सॉल्यूशन निकलना चाहिए। जैसे कि आपने डॉक्टर के पास आप गए होंगे कभी और डॉक्टर को देखा होगा आपने, तो वो क्या करता है, पहले चेक करता है, चेक करने के बाद में वो अनुमान लगाता है कि हाँ ऐसा क्या हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चिंतन कर रहा है डॉक्टर, है ना। सो
जो डॉक्टर हो गया, कवि हो गया और चित्रकार हो गया, इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है आपसे यदि पूछे तो आपको याद रखना है अमूर्त बुद्धि, जो कि कल्पनाओं के माध्यम से ये लोग कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपको बताया, जैसे कि डॉक्टर हो गया, कवि हो गया, है ना। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का जो प्रकार आता है दोस्तों, और वो है सामाजिक बुद्धि। सो ये एक ऐसा बुद्धि है जो दोस्तों जिसमें कि समाज सेवी होने के जो गुण उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं जिन्हें हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं और समाज के लिए कार्य करते हैं। है ठीक है, सो ये आपको याद रखना। यदि सामाजिक बुद्धि बोले तो सामाजिक से आपको समाज से कनेक्ट कर देना है कि यदि व्यक्ति समाज सेवी है और समाज यानी कि समाज के प्रति सेवा करने की भावनाएं हैं उनमें, तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि है, सो वो बुद्धि होगी कौन सी, सामाजिक बुद्धि। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को यदि आप देखो, या फिर इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हुए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए, ऐसे बहुत सारे महान लोग रहे हैं इस भारत देश में जिन्होंने समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। सो उनमें किस प्रकार की बुद्धि हमें देखने को मिलती है, सो वो बुद्धि है दोस्तों सामाजिक बुद्धि, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए न्यौछावर कर दिया और समाज के लिए कुछ ऐसा कर गए जो कि आज भी हम उनको याद करते हैं। सो जिनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है दोस्तों, वो समाज के प्रति अग्रसर होते हैं और समाज के लिए जो है कुछ भी करने के लिए यहाँ पे तैयार रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि जो अभिनेता नेता जो होता है उनमें समाज के यानी कि समाज सेवा के प्रति जो है भावनाएं व्यक्त करने के जो गुण है वो पाई जाती है। उसके बाद में जो है व्यवसायी जो लोग होते हैं उनमें भी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। उसके बाद में समाज सेवी हो गया, और एक अध्यापक जो कि जो टीचर जो होता है, जो बच्चों को जो सिखाता है, वो भी उनमें भी किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, सामाजिक बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि वो किसी एक को प्राथमिकता नहीं देते, उनको सभी को प्राथमिकता देना है। सो वो क्या कहलाता है, सामाजिक बुद्धि। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आता है दोस्तों, और वो है बुद्धि लब्धि। अब हमने यहाँ पे तीन अलग अलग पॉइंट देखा, जो कि मैं पुनः फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला हमने देखा मूर्त बुद्धि, है ना। इसके बाद में अमूर्त बुद्धि देखा, इसके बाद में अमूर्त के बाद में सामाजिक बुद्धि। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों से रूबरू करा दूं दोस्तों। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ बुद्धि की, तो बुद्धि के लिए सन 1916 ईस्वी में टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का एक सूत्र यहाँ पे प्रतिपादित किया था, जो कि मानसिक आयु बराबर सॉरी मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। ये कभी कभी क्या होता है, यदि आपने सीटेट सॉरी रीट का पेपर देखा होगा पिछले वर्ष का, तो आपको ये देखने को मिला होगा कि उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये जो सूत्र है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100, इस सूत्र को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, टर्मन के द्वारा किया गया, है ना। सो टर्मन महोदय ने कब किया, 1916 में इस सूत्र का प्रतिपादन किया था। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में बुद्धि लब्धि की कुछ महत्वपूर्ण आईक्यू लेवल यहाँ पे रखा गया है, उनको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी यहाँ से भी डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले यदि हम यहाँ पे देख सकते हो, सबसे कम यानी कि जिसे कहा जाता है जड़ बुद्धि, है। जड़ बुद्धि जो इसका जो आईक्यू लेवल होता है दोस्तों, वो होता है 25 से भी कम, यानी कि जिनमें 25 से भी कम बुद्धि पाई जा रही है, आईक्यू लेवल है उनका, वो हम किसके अंतर्गत आएंगे, वो आएंगे जड़ बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला है 25 से 49 तक, यानी 25 से 49 के मध्य में किसी का आईक्यू लेवल है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, वो आएगा मूढ़ बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में 50 से 69 के मध्य में यदि है तो वो आएगा मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में 70 से 79 के मध्य में है तो वो आएगा दोस्तों मंद बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद में 80 से 89 के मध्य में है तो वो सामान्य बुद्धि से नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद में 90 से 109 के मध्य में है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। इसके बाद में 110 से 119 के मध्य में है तो वो किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, सामान्य बुद्धि के से ऊपर। ठीक है, इसके बाद में 120 से 129 के मध्य में है तो वो किसके अंतर्गत, किस स्थिति में आएगा, तो वो आएगा तीव्र बुद्धि, है ना। इसके बाद में 130 से 129 के मध्य में है तो वो प्रखर बुद्धि आएगा। उसके बाद में जो है 140 से अधिक है तो वो होगा प्रतिभाशाली के जो गुण है, ये प्रतिभाशाली स्थिति के अंतर्गत उनको रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है सबसे कम कौन सा है, 25 से कम, जिसे हम क्या कहते हैं जड़ बुद्धि। इसके बाद में यदि सबसे अधिक बोले, सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, 140 से अधिक, जिन्हें प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। ठीक, तो ये होंगे प्रतिभाशाली बच्चे। तो सबसे कम 25 से कम, इसके बाद सबसे अधिक 140 से अधिक। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जैसे जड़, जड़ के बाद में क्या हो जाता है मूढ़, जड़ मूढ़ मूर्ख, है ना। 3 ऐसे शब्द है जिनको आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। उसके बाद में जो 25 है, 25 के बाद में 25 सबसे 25 से कम होगा, उसके बाद में 25 से अधिक होगा, है ना, यानी कि 49 होगा, 49 के बाद में 50 होगा, यानी कि लगभग यहाँ पे 25 समथिंग प्लस यहाँ पे होगा। उसके बाद में आगे जाके 10
इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सबसे अधिक कौन सा है, सबसे कम कौन सा है, ये याद रख लेना है। इसके बाद में जड़ मूल मूर्ख, ये आप याद ही रख पाओगे। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है सामान्य बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि में आपको याद रखना है 80 से 89 के मध्य में यदि है तो वो सामान्य बुद्धि होगा। सामान्य बुद्धि के बाद में सामान्य बुद्धि से नीचे, इसके बाद में सामान्य बुद्धि यदि होगा तो सामान्य बुद्धि होगा 90 से 199 के मध्य में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि आपने ये याद रख लिया तो इससे ऊपर वाला आप ऐसे ही याद रख पाओगे। इसके बाद में इससे नीचे वाला तो आप याद ही रख लोगे, क्योंकि 110 से 119 आपको याद रखना है। पहले मध्य सामान्य बुद्धि कौन सा हो गया, 90 से 109 हो गया। इसके बाद में सामान्य बुद्धि से ऊपर यदि हम देखें तो वो आएगा 119 से 110 से 119 ऊपर, यानी कि ऊपर ज्यादा अंक आना चाहिए, उसमें आई लेवल ज्यादा होना चाहिए। और कम बोले तो इससे कम होना चाहिए, तो 80 से 89 के मध्य में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जिसका हम जिक्र कर रहे थे प्रतिभाशाली, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों कि प्रतिभाशाली में ऐसे क्या गुण पाए जाते हैं। और ये भी कई बार सीटेट यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना साथियों कि यहाँ पे जो प्रतिभाशाली जो बच्चे जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, डिसीजन लेने की जो क्षमता जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा होती है। और ये स्वतंत्र होते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि किसी भी चीज में स्वतंत्र रूप से उनका डिसीजन ले पाते हैं। तो वो किन बच्चों में गुण पाया जाता है, वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। वो स्पष्ट रूप से जो है हर एक चीज का डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, इनमें क्या होता है, आत्म क्षमता, यानी कि सेल्फ आत्म क्षमता की जो भावना है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इन बच्चों में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला, इनमें जो है रचनात्मक विचार की जो भावना है, या रचनात्मक विचार की जो थिंकिंग है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्रिएटिव आइडियाज जो है इनके मन में बहुत ज्यादा आते हैं, और ये बच्चे कहलाते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन बच्चे में क्या होता है, क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा अति, यानी कि जिज्ञासा कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। सीखने की जो उत्सुकता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होती है। किसी चीज के बारे में जानने की जो जिज्ञासा है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जो है प्रतिभाशाली बच्चों में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यदि इन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है ना, तो वो पड़ती है जो स्कूल में नहीं मिला है, यानी कि स्कूल में नहीं सीखा है, तो वो जो है किसी और के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। पर उसे जितना स्कूल में सिखाया जाता है वो पूर्ण रूप से सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है किसी भी चीज को जानने के इतने उत्सुक होते हैं कि इनके तरफ से कोई कमी नहीं होता है ना। हाँ, ये हो सकता है कि यदि स्कूल में कोई चीज बताया नहीं गया तो वो किसी और के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि प्रतिभाशाली बच्चों में ये गुण पाए जाते हैं। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि यदि सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो होगा जो स्कूल में उन्हें नहीं मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला है साथियों कि इनका जो मेंटल प्रोसेस होता है ना साथियों, वो बहुत हाई कैटेगरी का होता है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया बहुत उच्च होता है इनका, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो पहला आपको याद रखना है कि ये यानी कि डिसीजन बहुत तगड़ा लेते हैं, यानी कि हर एक चीज का डिसीजन बहुत ही स्वतंत्र रूप से लेते हैं। इसके बाद में इनका जो आत्म क्षमता है बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो है क्रिएटिव आइडियाज, यानी कि रचनात्मक आइडियाज ये देखते हैं और सुनते हैं और सोचते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनमें जो है क्यूरियोसिटी, यानी कि जिज्ञासा बहुत ही ज्यादा होती है। इसके बाद में यदि इनको सपोर्ट की जरूरत होती है तो वो सपोर्ट की जरूरत होती है जो उन्हें स्कूल में नहीं सिखाया गया है। इसके बाद में इनका जो मेंटल प्रोसेस होता है, यानी सोचने की जो क्षमता जो होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट को लेकर चलता हूँ दोस्तों, और हम यहाँ पे कुछ सिद्धांत हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इस क्लास में हम बुद्धि को बहुत ही अच्छे से समझ रहे हैं। तो मैं एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कि ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपको पूरे पूरे पॉइंट एक ही वीडियो में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है ना दोस्तों। सो हम यहाँ पे एक एक सिद्धांत देख लेते हैं। सो सबसे पहला जो सिद्धांत है बुद्धि का, वो है एक कारक सिद्धांत। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों एक कारक सिद्धांत की, तो यह एक कारक सिद्धांत क्या कहलाता है, यानी कि इसमें एक कारक सिद्धांत में क्या होता है कि प्रतिदिन, यानी कि इसका सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, ये कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो बीने महोदय के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और इसमें क्या करता है व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति में एक ही, इन्होंने क्या बताया था कि व्यक्ति में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो कि सभी कार्यों को करते हैं। सो सबसे पहले बीने महोदय ने जो है बुद्धि को समझने का कोशिश किया, और उन्होंने बताया था कि बुद्धि एक ही प्रकार का होता है, यानी कि एक कारक सिद्धांत इन्होंने दिया और कहा कि भाई बुद्धि एक ही होता है, लेकिन उसमें जो कार्य करने की जो क्षमता है, ये सोचने की जो क्षमता है अलग अलग दिशाओं में, वो एक ही बुद्धि करता है। ये किसने कहा था, एक कारक सिद्धांत के अंतर्गत बीने महोदय ने, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, एक कारक सिद्धांत यानी कि एक ही बुद्धि का प्रकार इन्होंने बताया। किसने बताया, ये आपको याद रखना है, बीने महोदय ने। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पे मनोवैज्ञानिकों का नाम, ठीक है। तो ये
याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है दोस्तों द्विकारक बुद्धि। अब द्विकारक बुद्धि को हम यहाँ पे समझते हैं। द्विकारक यानी कि दो प्रकार से बताया होगा। इससे पहले हमने देखा था एक कारक बुद्धि जिसमें कि एक ही प्रकार की बुद्धि होती है और उसी आधार पर, उसी बुद्धि के आधार पर व्यक्ति जो है अलग डायरेक्शन यानी कि अलग अलग कार्य सोचता है। ये किसने कहा था? बीने महोदय ने कहा था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक आता है और उन्होंने कहा भैया बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती बल्कि बुद्धि दो प्रकार की होती है। अब इसने दो प्रकार से किस अलग अलग रूप में बांटा है? तो वो बांटा है सामान्य तत्व के आधार पर और एक विशिष्ट तत्व के आधार पर। और इस बुद्धि को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक है वो है दोस्तों स्पीयरमैन। सो ये याद रखना है, जो द्विकारक बुद्धि किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और इन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती है यानी कि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है, जिसमें इन्होंने कहा है सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि मतलब हर एक व्यक्ति सामान्य बुद्धि के अंतर्गत जो है जन्म लेता है और वो हर किसी से अलग अलग तरह से यानी कि हर किसी में अलग अलग होता है। यानी कि सामान्य रूप से जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद उसके वातावरण के अकॉर्डिंग जैसे जो लोग उन्हें मिलते हैं या उसे जो ज्ञान मिलता है उसे अर्जित करता है। उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य बुद्धि कहते हैं, सामान्य रूप से। इसके बाद में जो विशिष्ट बुद्धि होता है दोस्तों वो अर्जित बुद्धि होता है। यानी कि ये बुद्धि किसी और के माध्यम से जो है हमें मिला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। जैसे आप कोचिंग जा रहे हो है ना, तो कोचिंग के माध्यम से जो आपने जो ज्ञान अर्जित किया या फिर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन किया है ना, तो आपने जो एकेडमी से माध्यम से अलग से जो सीखा है वो क्या किसके अंतर्गत आएगा? विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत आएगा। और जो सामान्य बुद्धि वो होगा जो सामान्य लोग यानी सामान्य लोगों में आप भी हो, लेकिन आपने सभी लोगों के साथ में रह के जो सीखा है उसे हम कहेंगे सामान्य बुद्धि, है ना। और ये हर किसी में अलग अलग होता है। आप सभी को पता है कि बुद्धि हर एक व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। सीखने की जो क्षमता है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है और इसकी जो गति भी है, सीखने की जो गति है वो कहीं ना कहीं हर एक बच्चे में अलग अलग, हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दो प्रकार की जो बुद्धि किसने बताया था? स्पीयरमैन महोदय ने बताया और इसने दो अलग अलग भागों में बांटा। एक सामान्य बुद्धि यानी कि सामान्य से आपको याद रखना है, जिसमें कि हम सामान्य बुद्धि के अंतर्गत सामान्य रूप से सीखते हैं, उसे हम कहते हैं। और ये बुद्धि कैसा होता है? जन्मजात होता है, ये किसी कहीं से अर्जित नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सामान्य बुद्धि कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट मतलब खास होगा ना, है ना। तो खास कैसा है कि जैसे आप कोचिंग संस्थान या कोई एकेडमी में जाके आप जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा विशिष्ट तत्व यानी कि विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत। ठीक है, तो ये दो प्रकार की बुद्धि किसने? स्पीयरमैन ने दिया। इसकी याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो मनोवैज्ञानिक आया उसको लगा यार कि ये बुद्धि भी कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहा है, इसमें कुछ और हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा एक मनोवैज्ञानिक आया और उन्होंने जो है समूह तत्व कारक सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि भाई बुद्धि ना तो एक प्रकार की होती है ना ही दो प्रकार की होती है, बल्कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि बुद्धि कई प्रकार की होती है और ये बुद्धि जो है कई योग्यताओं का मिश्रण है, जिसमें कि विभिन्न समूह यहाँ पे पाए जाते हैं। और ये जो समूह कारक का जो सिद्धांत दिया दोस्तों, ये दिया था थर्स्टन महोदय ने। ठीक है, सो समूह तत्व का जो सिद्धांत है किसने दिया है? जो है थर्स्टन महोदय ने दिया है। और इसे इन्होंने बताया कि ना बुद्धि एक प्रकार की होती है ना ही दो प्रकार की होती है, बल्कि बुद्धि जो है अनेक कई प्रकार की होती है। ठीक है, सो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है समूह कारक का जो सिद्धांत है या जो थर्स्टन महोदय ने दिया है इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों समूह कारक सिद्धांत में इन्होंने बताया है कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, यानी कि ये योग्यताओं का मिश्रण है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि आप कोई छोटे बच्चे को देखते हो और वो बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है, स्कूल जाने के बाद वो धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता जाता है ना, और बड़े होते होते वो बड़े वाले यानी कि आगे आने वाले क्लासेस में जाता है और वहां से अलग अलग सब्जेक्टों को पढ़ता है, वो चाहे सोशल, वो चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिर मैथ्स हो या साइंस हो या फिर यानी कोई सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ने को मिले है, उन सब्जेक्टों से ज्ञान अर्जित करता है। वो करते करते आगे जाता है और जो है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्रों से या अलग अलग जो टीचरों से वो ज्ञान अर्जित कर रहा है। तो जो पहली यानी कि फर्स्ट क्लास से 12th तक या फिर आप यदि ग्रेजुएशन कर चुके हो तो वहां तक आपने जो अर्जित किया फर्स्ट से लेकर ग्रेजुएशन तक, तो वो क्या है? एक प्रकार से सेट ही तो है, क्योंकि आपके पास में पहले उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी आपके पास में इतना नॉलेज है कि आप लोगों को दे सकते हो, आप बता सकते हो। तो आपके द्वारा जो आपने जो ज्ञान अर्जित किया है अभी तक वो क्या है? एक योग्यताओं का सेट ही तो है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? योग्यताओं का सेट। और ये किसने कहा था? थर्स्टन महोदय ने कहा था। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, बल्कि बुद्धि कई प्रकार की होती है, यानी कि कई प्रकार की योग्यताओं का बुद्धि है, जिसमें कि आपने फर्स्ट क्लास में आ ई ई या फिर जो है अन्य प्रकार से आपने बोलना सीखा होगा। इसके बाद में सेकंड क्लास में आपने कुछ और सीखा होगा, थर्ड क्लास में आपने कुछ और सीखा, उसके बाद में आप फिफ्थ क्लास में गए, इसके बाद में जो है आपने कुछ यहाँ पे पढ़ना सीख लिया। पढ़ना सीखने के बाद में बहुत कुछ आपने सीखा होगा, लोगों से कैसा व्यवहार करते हो वो सीखा होगा। इसके बाद में आप जो है 11th और 12th तक पहुंच गया और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजों का पता चल गया और जो है टीचरों से कैसे बात करते हैं और टीचरों के साथ में हम कैसे अपना
व्यवहार बना सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जो ज्ञान है वो आपने अर्जित किया। इसके बाद में आप ट्वेल्थ के बाद में आप जो है कोई जो है ग्रेजुएशन कर रहे हो कोई सब्जेक्ट से, तो यानी कि फर्स्ट से ग्रेजुएशन तक आपने जो भी चीज अर्जित किया है, या फिर आपने डीएड किया हो या बीएड किया हो, उसमें आपने जो ज्ञान अर्जित किया है अलग अलग क्लासेसों के माध्यम से, अलग अलग टीचरों के माध्यम से, अलग अलग क्लासेसों में, तो वो क्या है, एक प्रकार से कई प्रकार की योग्यताओं का एक मिश्रण है, और उसी आधार पर आप जो है सीटेट या रेट का एग्जाम देने वाले हो, और इसी उसी आधार पर आप आगे जाके कोई टीचर बनोगे, या फिर जो है हम कह सकते हैं कि कोई साइंटिस्ट या फिर कोई जो है अध्यापक बनोगे। तो वो क्या है, एक प्रकार से जो है कई प्रकार की बुद्धियों का योग्यता है, और उसी योग्यताओं का आगे आपको परिणाम मिलने वाला है। सो ये किसके द्वारा कहा गया था, समूह कारक बुद्धि। सो ये है दोस्तों थर्स्टन ने। ठीक है, सो यहाँ पे जो बुद्धि के सिद्धांत मैंने आपको बताया, खासकर 3 ही प्रकार के होते हैं। एक कारक सिद्धांत होता है जो कि बीने महोदय ने दिया था, इन्होंने बताया था कि ये बुद्धि एक ही प्रकार के होते हैं, और उसी बुद्धि के माध्यम से व्यक्ति अलग अलग कार्य को सोचता है, अलग अलग बारे में सोचता है विभिन्न प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में द्विकारिक बुद्धि आया। द्विकारिक बुद्धि में इन्होंने बताया कि भैया बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती, बल्कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, और इन्होंने अलग अलग बताया भैया सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। सामान्य बुद्धि वो उस आधार पर बताया उन्होंने कि सामान्य बुद्धि जो सामान्य लोग जो अर्जित करते हैं, या हमारे आसपास पड़ोस में जो हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहां से जो ज्ञान हमने अर्जित किया, वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत उन्होंने रख दिया। इसके बाद में विशिष्ट बुद्धि अलग कैटेगरी में डाल दिया कि भाई जो अगर कोचिंग संस्थान या फिर कहीं और से अलग जगह से जाके वो सीख रहा है, या वो जो ज्ञान अर्जित उन्होंने किया है, तो वो विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट बुद्धि के अंतर्गत रखा। लेकिन फिर और दूसरा मनोवैज्ञानिक आया, और उसने देखा यार कि न तो एक प्रकार की सही बुद्धि है और ना ही 2 प्रकार की बुद्धि है, बल्कि यहाँ पे तो जो है सभी समूह यानी कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का एक मिश्रण है, और उसी बुद्धि के आधार पर व्यक्ति जो है अपनी जो है सफलताओं को पा रहा है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि भैया बुद्धि एक प्रकार की न होती है, ना ही 2 प्रकार की होती है, बल्कि बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बुद्धि के सिद्धांत आपको देखने को मिले दोस्तों। इसके बाद में एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है साथियों, जो कि हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि का सिद्धांत, और यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना है दोस्तों। पहला जो हार्वर्ड गार्डन का जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है, इन्होंने पहला जो सिद्धांत बुद्धि का प्रकार यहाँ पे दिया दोस्तों, वो दिया है भाषाई बुद्धि। और यहाँ से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, वो देखने को मिलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, सो शाब्दिक बुद्धि किनमें पाई जाती है, जिनमें शाब्दिक में जिनको शब्दों का ज्ञान हो। अब शब्दों का ज्ञान किनको होता है, सो आप सभी को पता है जो वकील होते हैं, ये शब्दों के इतने पक्के होते हैं, क्योंकि इनको हर एक व्यक्ति को मनाना होता है, या फिर किसी व्यक्ति से क्या सही उन्होंने कोई गलत काम तो नहीं किया, या फिर उनके अंदर से यदि कुछ बातें निकालना है, तो इनके पास में इतना ज्ञान होता है कि वो अपने विचार, अपने शब्दों को इस प्रकार से रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति यदि जो है वो झूठ बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सही में आ जाता है। इसके बाद में जो कवि होते हैं, ये कवि भी अपने शब्दों के इतने पक्के होते हैं। उसके बाद में जो पत्रकार होते हैं, तो ये जो उदाहरण है, वो चाहे वकील हो या कवि हो या पत्रकार हो, इनके पास में शब्दों का इतना अच्छा भंडार होता है कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से शब्दों को रख सकते हैं, या अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकते हैं। सो ये किन में पाया जाता है दोस्तों, ये शाब्दिक बुद्धि जो है वकील हो गया, कवि हो गया और पत्रकार हो गया। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है, और यहाँ से जो है उदाहरण से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वकीलों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, शाब्दिक बुद्धि आपको याद रखना है। ठीक है, जिनमें शब्दों का ज्ञान का भंडार बहुत अधिक होता है, उन्हें कहा जाता है शाब्दिक बुद्धि वाले व्यक्ति, और ये होते हैं वकील, कवि और पत्रकार। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है तार्किक यानी कि गणित बुद्धि। तार्किक से आपको कभी कभी क्या होता है, गणित बुद्धि ना देके आपको तार्किक बुद्धि देगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेशन वाला प्रोसेस यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट आपको नजर आ रहा है। तो मैथमेटिकली हो या फिर जो तार्किक बुद्धि जो होता है ना दोस्तों, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो अकाउंटर होते हैं, जो बैंकर जो होते हैं ना, वो उनमें काउंट करने की जो क्षमता जो होती है, कैलकुलेशन की जो प्रोसेस होती है, हम कह सकते हैं मैथ्स का ज्ञान जो है उनमें कहीं ना कहीं बहुत अधिक होती है। वो चाहे साइंटिस्ट की बात करें हम, तो इनमें जो तर्क यानी कि तर्क करने की जो क्षमता जो होती है ना, वो कहीं ना कहीं काफी हाई होती है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि यदि आपसे पूछे कि तार्किक बुद्धि किन में पाई जाती है, तो तार्किक बुद्धि आपको याद रखना है जो अकाउंटिंग यानी कि जो अकाउंटर होते हैं, जो अकाउंट का काम करते हैं, इसके बाद में जो बैंकर, बैंक में जो कर्मचारी काम करते हैं, वो हो गया। इसके बाद में साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है, उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तार्किक बुद्धि या गणित बुद्धि। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है दोस्तों, और ये है स्थानिक बुद्धि। अब ये स्थानिक बुद्धि क्या होता है दोस्तों, यदि स्थानिक मतलब स्थायी रूप से, है ना। अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों स्थानिक, तो इससे पहले हमने यहाँ पे एक शब्द पढ़ा था दोस्तों, इसी में अमूर्त बुद्धि, है ना। सो अमूर्त में मैंने क्या बताया था आपको, कल्पना के माध्यम से, है ना, यानी कि व्यक्ति इसमें क्या करेगा, तथ्यों के आधार पर यानी कि मानसिक छवि बनाता है कल्पना के आधार पर, क्योंकि उसे दिख नहीं रहा है। यदि उसे कोई मूर्ति बनाना है, या सबसे अच्छा उदाहरण मूर्तिकार जो आप जो है
गणेश जी हो गए या फिर दुर्गा जी हो गए या फिर अन्य कोई जो है त्योहार आता है या कोई पर्व आता है जिसमें आप मूर्ति बनाते हुए देखते हो या फिर आपने जो है गाय या बैल सॉरी बैल बनाते हुए बनाने का प्रयास आपने कभी किया होगा, तो आप क्या करते हो, या वहां पे सोचते हो कि हाँ यार इसके आंख यहाँ पे होंगे, इसके पैर यहाँ पे होंगे, या फिर हम इस प्रकार से बनाएंगे तो ये इतना अच्छा दिखेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके थॉट्स यानी कि आपके विचार आ रहे हैं, बुद्धि आपको संकेत दे रहा है कि हाँ ऐसा करने पे ऐसा कुछ अच्छा बन सकता है। तो जो स्थानीय जो अमूर्त बुद्धि जो होती है दोस्तों, अमूर्त बुद्धि के माध्यम से जो बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि वो होते हैं मूर्तिकार या चित्रकार। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सो आपसे क्वेश्चन यदि पूछता है स्थानिक बुद्धि से, यानी कि स्थानिक बुद्धि से यदि आपसे पूछे कि स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो आपको याद रखना है मूर्तिकार, चित्रकार, यानी कि हम कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि जो सोच यानी कि जो जिनमें सोचने की जो क्षमता यानी कल्पना शक्ति के माध्यम से यदि वो कोई कार्य कर रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, स्थानीय स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट अगला पॉइंट को लेकर चलता हूं दोस्तों, और नेक्स्ट अगला पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है शारीरिक बुद्धि। ठीक है, तो शारीरिक बुद्धि क्या होगा साथियों, शारीरिक से आपको शरीर से कनेक्ट करना है, यानी कि शरीर से कनेक्ट कैसे कि यदि कोई व्यक्ति गति कर रहा है या दौड़ रहा है या फिर अपने जो है बॉडी के माध्यम से वर्क कर रहा है तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जा रही है, वो हो रही है शारीरिक बुद्धि। जैसे बॉक्सर को आपने देखा होगा या फिर जो अभिनेता जो होते हैं डांस करते हैं, तो इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जा रही है, ये कार्य किस माध्यम से कर रहे हैं, अपने शरीर के तो माध्यम से कर रहे हैं ना, तो इनमें क्या कौन सी बुद्धि पाई जाती है, शारीरिक बुद्धि। तो इससे तो आप स्पष्ट रूप से याद रख पाओगे कि शारीरिक बुद्धि अगर आपसे पूछे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि वो शरीर से कार्य कर रहे हैं, यानी कि शरीर से कार्य करने की जो क्षमता है या शरीर से कार्य करने की कला उनमें है, तो वो होता है साथियों एक्टरों में हो गया। उसके बाद जो डांसर जो होते हैं ना या अभिनेता जो होते हैं उनमें इस प्रकार की बुद्धि आपको देखने को मिलती है। जैसे अमिताभ बच्चन हो गया, अक्षय कुमार हो गया, उसके बाद में ऐसे बहुत सारे जो एक्टर है वो चाहे ऋतिक रोशन हो गया, तो इनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है शारीरिक बुद्धि। और उसी आधार पर ये लोग अलग अलग, क्योंकि अलग अलग एक्टर को यदि आप देखोगे बहुत ही बारीकी से तो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग एक्टरों में अलग अलग जो है डांस करने की जो क्षमता है या फिर अपनी कला को प्रदर्शन करने की जो क्षमता है कहीं ना कहीं आपको अलग अलग देखने को मिलती है। तो उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, शारीरिक शारीरिक गति की बुद्धि। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों संगीतात्मक बुद्धि। अब हमने देखा था जो है शारीरिक बुद्धि जिसमें कि व्यक्ति अपने शरीर के माध्यम से कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो व्यक्ति जो है संगीतिक बुद्धि के अंतर्गत इनमें क्या होगा कि व्यक्ति अपने संगीत यानी कि उनमें संगीतों का जो है संगीत को प्रदर्शित करने की कला उनमें है, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, संगीतात्मक बुद्धि का अंतर्गत आएगा। जैसे कि सिंगर हो गया, उसके बाद में जो एंटरटेनर होते हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि जो आपको आपने देखा होगा कि कपिल शर्मा शो की बहुत बड़ा शो है, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग शो होंगे जिनमें कि मनोरंजन के तौर पर उनको देखा जाता है ना, कॉमेडी के तौर पर उनको देखा जाता है। तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, वो कहीं ना कहीं आपको जो है संगीतात्मक बुद्धि के तौर पे देखी जाती है। या फिर यदि हम कॉमेडी को भी यहाँ पे हटाए तो आपको ये देखने को मिलेगा सिंगर जो गायक जो होते हैं, जो गाना गाते हैं या जो बजाते हैं धुन का, जो जिनको नॉलेज है, तो उनमें किस किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है दोस्तों, वो होती है संगीतात्मक बुद्धि। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बुद्धि हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, और वो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है। ठीक है, सो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि किन में पाया जाता है साथियों, तो ये वो लोग होते हैं जो दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है ये बहुत अच्छे भली बातें से जानते हैं, और यह पता जो है उन्हें पहले ही चल जाता है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, ऐसे बहुत सारे जो अभिनेता सॉरी ऐसे बहुत सारे नेता हुए, तो इनको देखा होगा दोस्तों कि आपने कि जब भी जो चुनाव आता है या फिर कोई जो है इनको प्रदर्शन करना होता है, या सबसे अच्छा उदाहरण जब ये चुनाव आता है ना, तो इनको पता है कि लोगों को कैसे मनाना है और जो है लोगों के बीच में हमको कैसे सब बातें रखना है जिससे कि ये लोग जो है हमारी बातों को माने और जो है वो हम जैसे कहे वैसे करें। तो इनमें उस प्रकार की जो बुद्धि जो पाई जाती है दोस्तों वो होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और ऐसे बहुत सारे अभिनेताओं में यह हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ समाज सेवी जो है कार्यकर्ता जो होते हैं उनमें ये बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है दोस्तों अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। अब आप सभी को बता दो जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि है ना, इसमें क्या होगा दोस्तों, ये इसमें खुद के साथ साथ जो है खुद से इंटरेक्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था कि जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी कि ये दूसरों पर प्रभाव यानी कि अपने विचारों को इस प्रकार से रखते हैं कि दूसरे यानी कि दूसरे व्यक्ति इनके शब्दों से क्या हो जो है इनके शब्दों से परिचित हो, या ये जो कहना चाह रहे हैं अपने शब्दों को इस प्रकार से रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इनको सही मानने लगता है, या क्या गलत है या क्या सही है उसको इस प्रकार से ये प्रदर्शित करते हैं
कि जो है सामने वाले व्यक्ति इनको बहुत ही आनंद पूर्वक सुनते हैं। तो ये किसमें पाया जाता है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया, जैसे कोई नेता है या फिर कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा कोई नेता है, तो वो यदि अपने शब्दों को रख रहा है या फिर भाषण दे रहा है, तो उनमें उस प्रकार की बुद्धि हमें देखने को मिलती है, यानी कि दूसरों तक अपने शब्दों को जो है इस अलग प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जबकि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि में क्या होता है दोस्तों, कि इसमें व्यक्ति अपने खुद के अंदर यानी कि खुद के साथ इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि खुद से ये आध्यात्मिकता की बातें रखते हैं, यानी कि मैं कौन हूँ, या फिर मैं क्यों जन्म हूँ, मैंने क्यों जन्म लिया है, ऐसे बहुत सारे अनगिनत इनके सवाल होते हैं, यानी कि खुद के बारे में जानने की जो इच्छा है कहीं ना कहीं इनमें बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे कि आपने बहुत सारे जो संत महात्मा हुए हैं इनको आपने देखा होगा, तो इनमें इस प्रकार की बुद्धि आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और सबसे अच्छा उदाहरण यदि आपसे पूछे तो आध्यात्मिक गुरु, ठीक है। सो इनमें इस प्रकार की बुद्धि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का जो प्रकार है दोस्तों, वो है जो है प्रकृतिवाद बुद्धि। अब प्रकृतिवाद से तो आपको कनेक्ट जो है करना है किसान से, यानी कि जो प्रकृति से प्रेम करता है, और प्रकृति से सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों किसान, है ना। तो सबसे अच्छा उदाहरण किसान है। और जिन व्यक्ति में जो है कृषि के प्रति हम नहीं कह सकते, प्रकृति के प्रति बहुत अधिक लगाव हो, बहुत अधिक प्रेम हो, तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? प्राकृतिक यानी प्रकृतिवाद बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी अस्तित्ववादी बुद्धि। सो अस्तित्ववादी बुद्धि क्या होता है दोस्तों? इस बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति हर चीज के अस्तित्व के बारे में सोचता है, कि जैसे कि दुनिया में क्यों आए हैं, भगवान कौन है, और ऐसे बहुत सारे अलग अलग तमाम सवाल इनके निकलते हैं। तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि वे अस्तित्व को जानने या समझने में बहुत ही ज्यादा उत्सुक होते हैं। तो उनमें इस प्रकार की बुद्धि आपको देखने को मिलती है। और जिन व्यक्तियों में जो है इनका विकास होता है साथियों, ये अधिक यानी कि इनका जो विकास जो है इन क्षेत्र में, यानी जो है अस्तित्ववादी बुद्धि के जो गुण है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों साधु संत हो गया, या फिर अभी आपने यदि देखा होगा अभी जो कुंभ का मेला चल रहा था, जिसमें कि जो नागा साधु बहुत सारे आपको देखने को मिले थे, तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जा रही है? उनमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी कि वे जानते हैं कि भगवान कौन है, हम क्यों आए हैं, और हमें जो है कुंभ के मेले में क्यों आना है। तो इस प्रकार की जो बुद्धि हमें देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है अस्तित्ववादी बुद्धि के अंतर्गत। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है आलोचना। यदि हम इसकी आलोचना की बात करें दोस्तों, से इन बुद्धियों के जो प्रकार अलग अलग यहाँ पे हार्वर्ड गार्डन महोदय ने दिया है। इन बुद्धियों के प्रकारों में भी बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने आलोचना यानी कि इनकी कमियों को निकाला है, और उन्होंने बताया है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के आधार पर जो है वैलिड नहीं माना जा सकता है। ये कहा गया है क्योंकि इनमें अलग अलग इंटेलिजेंस को मापना कठिन है, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते हो ना कि हाँ इसमें इसी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, भैया यदि कोई सिंगर है तो सिंगर ही है, या फिर कोई डांसर है तो डांसर ही है। ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो हमने बहुत सारे ऐसे एक्टरों को देखा है जो कि सिंगिंग भी यानी कि वे गाते भी, सिंगर भी है, और वे डांस भी कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है कहना मुश्किल होगा कि हाँ इसके पास में यही गुण है, यानी कि इनके पास में यही बुद्धि है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, और यही कमी जो है कहीं ना कहीं इसकी कमी यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, और आलोचना मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो बुद्धि का जो प्रकार यहाँ पे सॉरी आयाम यहाँ पे निकल के आता है सिद्धांत के रूप में, वो है त्रिआयामी सिद्धांत। सो इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं साथियों। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। कभी कभी होता है क्या दोस्तों कि एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा मनोवैज्ञानिकों को कभी कभी पूछ लिया जाता है, हाँ हो सकता है कि कभी कभी पूछता है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम्पल ही आपसे पूछता है, ठीक है। सो यदि आपसे पूछे त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था, सो त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। और इन्होंने बताया था दोस्तों कि इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने बताया था कि बुद्धि रचनात्मक सिद्धांत, यानी बुद्धि को इन्होंने कहा है रचनात्मक सिद्धांत होता है, जो गिलफोर्ड महोदय के अनुसार यदि हम देखें तो मानसिक योग्यताओं या फिर प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होता है। ये यहाँ पे किसने कहा है? जेपी गिलफोर्ड महोदय ने कहा है। और इस प्रकार से जो इन्होंने कहा है कि ये सक्रिय या उत्पादक के रूप में इन्होंने रखा है इसको, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का? सो वो दिया है गिलफोर्ड यानी कि जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दिया है। और इस सिद्धांत को के आधार पर इन्होंने कहा है कि बुद्धि कैसे होते हैं, रचनात्मक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, या सिद्धांतों के अंतर्गत इन्होंने रखा है। और गिलफोर्ड महोदय ने कहा है भैया कि मानसिक योग्यता जो है प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित होती है। और वो 3 तत्व कौन से हैं? उन्होंने बताया विषय वस्तु, ठीक है, पहला विषय वस्तु, और संक्रियाएं, और एक उत्पाद। इसी आधार पर 3 आयाम यानी कि त्रिआयाम सिद्धांत यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यदि मैं यहाँ पे बात करूं दोस्तों स्टर्नबर्ग के, सो स्टर्नबर्ग ने 3 भाग अलग अलग दिया है, और वो कौन कौन से भाग है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो भाग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों, वो देखने को मिलेगा
अनुभवात्मक बुद्धि। अब ये अनुभवात्मक बुद्धि क्या है, ये हम यहाँ पे समझते हैं। सो अनुभवात्मक बुद्धि, यह बुद्धि जो अनुभव पर आधारित होता है, यानी कि व्यक्ति अपने अनुभवों के माध्यम से कुछ नया खोजते हैं या फिर नए तर्क वहां पे कर पाते हैं। तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, अनुभवात्मक बुद्धि, यानी कि अनुभव के माध्यम से वो सोच पा रहे हैं या किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो वो अनुभव के माध्यम से कर रहे हैं। तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी दोस्तों, सो उनमें पाई जाएगी अनुभवात्मक बुद्धि। और अनुभव से कुछ नया क्रिएट करते हैं, यानी कुछ नया खोजना है। जैसे जो साइंटिस्ट है तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी, अनुभवात्मक बुद्धि, क्योंकि वो जो है नए खोज यानी अपने अनुभव रखते हैं और उस अनुभव के आधार पर कुछ नया करते हैं, है ना, या फिर समस्या का समाधान करते हैं तो उससे कुछ नया निकल, यानी कि एक नया जो है पदार्थ या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी नया बना रहे हैं तो वो उनमें किस प्रकार के गुण पाए जाएंगे दोस्तों, उनमें पाए जाएंगे अनुभवात्मक बुद्धि। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद में जो है घटनी बुद्धि, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछे घटनी बुद्धि तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। घटनी बुद्धि में होता है क्योंकि यदि कोई घटना से व्यक्ति सीख रहा है, जैसे कि घटनी बुद्धि के अंतर्गत क्या होगा कि जिसमें जो है घटित बुद्धि वाले जो क्षेत्र, घटित बुद्धि वाले व्यक्ति जो है कल्पना शक्ति से ही कुछ सोच सकता है, ये हम कह सकते हैं इनमें अमूर्त बुद्धि वाले ये लोग होते हैं। और ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण को जानने के इच्छुक होते हैं। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि यदि आपके साथ में कोई गलत घटना घट चुकी है या फिर ये हो सकता है कि आप गाड़ी बहुत स्पीड से चला रहे थे और बीच में एकदम से ब्रेकर आ गया और ब्रेकर में आप जो है वहां गिर गए। तो जब भी आप सेकंड बार जाओगे ना दोस्तों, या फिर आपको जब भी कहीं ब्रेकर दिखेगा तो कहीं ना कहीं आपके मन में पहले ही वो दिन याद आ जाएंगे कि हाँ यार मेरे साथ में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पे आप पहले ही चिंतन कर लोगे, यार पहले ही तर्क लगा लोगे कि हाँ यहाँ पे गिर सकता हूँ, तो आप गाड़ी को स्लो कर लोगे या फिर गाड़ी को अच्छा से चलाना वहां से स्टार्ट कर दूंगे, है ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा जो कनेक्शन है, ये जो घटनी बुद्धि के अंतर्गत यदि हम देखें तो इस बुद्धि में किसी घटना के माध्यम से यदि हम कल्पना के माध्यम से सीख रहे हैं, उस घटना के माध्यम से कल्पना करके सीख रहे हैं या तर्क कर पा रहे हैं, तो वो क्या होगा, घटनी बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कि आप संदर्भ से आपको याद रखना है, संदर्भ से कनेक्ट करना है कि जिनमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो पाते हैं जिनके पास में अधिक जिसमें कि लाभ हो या फिर पर्याप्त जो है लाभ की संभावना हो, तो उनमें क्या होता है, ये संदर्भात्मक बुद्धि होता है। और ये जैसे कि ये व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और ये व्यवहारिक होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कोई व्यापारी है, जैसे बहुत सारे लोग जो है गांव से बिलोंग करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो व्यापारी जाते हैं ना गाँव में, तो उनके पास में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है कि वह सभी लोगों को इस प्रकार से जो है अपने शब्दों से प्रभावित करते हैं कि सब उनके बातों को मानने लगते हैं। तो उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, संदर्भात्मक बुद्धि उनमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कि सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में ये सफल रह पाते हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो उद्देश्य होता है कहीं ना कहीं लाभ का होता है, अधिक लाभ का होता है, ये कह सकते हैं। ठीक है, सो आपको याद रखना है दोस्तों, स्टर्नबर्ग ने 3 प्रकार से अलग अलग बुद्धि के प्रकार बताए, जो कि पहला अनुभवात्मक बुद्धि, जिसमें कि अनुभव जुड़ा हुआ है, यानी कि अनुभव के माध्यम से वो नए चीजों को खोज पाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक बुद्धि का जो प्रकार यहाँ पे सेकंड बताया वो घटनी बुद्धि, जिसमें घटना के माध्यम से वे सोच या समझ पाते हैं। इसके बाद में जो संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कि सूचनाओं को इस प्रकार से ढंग से रखते हैं कि वहां से उन्हें अधिक प्रॉफिट कैसे मिले, है ना, या फिर यदि जो है किसी का टीम है तो उस टीम को मैनेज करने के लिए मुझे कैसे वर्क करना है, उनके साथ में कैसे बिहेव करना है या कैसे व्यवहार करना है, ये सारी जो चीजें जो है ना वो किस आधार पर कर पाते हैं, संदर्भात्मक बुद्धि के आधार पर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बुद्धि के सभी प्रकार यहाँ पे देख लिया दोस्तों, और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने इस क्लास को बहुत ही इंजॉय करते हुए पढ़ा होगा या सुना होगा और इससे हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। और हर एक क्लास को मैं बहुत ही अच्छा से समझाने का प्रयास करता हूं। सो मैं ऐसा आशा करता हूं कि इस क्लास को आपने बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास किया होगा। और आप सभी को बता दूं दोस्तों कि इस क्लास का पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्लास को पुनः फिर से रिवीजन कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि सीडीपी का एक प्लेलिस्ट बनाया है मैंने, जिसमें कि बहुत सारे क्लासेस हैं और पूरे नोट्स पर आधारित है, जो कि हर एक क्लास बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो उन क्लासेस को भी आप देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ऐसे ही नए नए जो है क्लासेस में आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, तब तक जय हिंद।